आप बेशक मेरे बाप हैं, मगर मुझे आपसे कोई मोहब्बत नहीं। मैं आपके पास नहीं रहना चाहती। मैं मम्मा के पास रही हूँ और इन्हीं के साथ ही रहूँगी। सर्द अजनबी खटोर ले जा हसन शाह को लम्हों में रेजा रेजा कर गया। उम्र भर की तड़प, इससे मिलने की, सीने से लगाने की आरजू, सब तहबाला हो गया था इसके असूल में। दिन रात एक किए हुए थे वो। 20 साल इंग्लैंड में गुजार कर वो इसी माशरे का एक हिस्सा बन गई थी। शाविद गुस्से से मुट्ठियां बीचे जब्त के साथ सामने बैठी अपनी मॉडर्न कजन प्लस और मनूका को देख रहा था, जो जींस शर्ट में ऊंची हील, हाथ में बैग और नाक में बाली पहने मगरबी माहौल में डली कोई अंग्रेजी लग रही थी। इनके घर की औरतें घर में भी सर पर दुपट्टा लेने की आदी थी, बाहर चादर लेकर निकलती थी और इस तरह खुद की नुमाई करती। लड़कियों से तो इसे वैसे ही नफरत थी। शाविद शाह इसे सुलिये में देखकर, अपने बाबा से यूं बदजुबानी करते देखकर अब इसकी बदला जवाब देने लगी थी, मगर वो बेबस था। इस वक्त अपने बाबा के सामने कुछ नहीं कर सकता था सिवाय इसे घूरने के, जिसे सामने बैठी मगरून लड़की को तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो सबको मुकम्मल नजरअंदाज के अपने बाप से दो टोक बात करके निकल गई थी। शाविद आलम शाह, जिसका गुस्सा पूरे खानदान में मशहूर था, जिसको आज तक किसी ने जवाब देने की जरूरत न की थी, वो एक छोटी सी लड़की के सामने चुप खड़ा उसको अपने बाबा से बदतमीजी करते जाते हुए देख रहा था। मगर भी लड़के की हरदर्मी देखते शाविद का दिमाग तेजी से काम करने लगा। वो कोई प्लान सोच रहा था जिस पर अब अमल करना बहुत जरूरी हो गया था। अपनी बात कहकर वो टक टक करती जैसे आई थी वैसे ही सबको नजरअंदाज की चली गई और एहसान आंखों में उम्मीद लिए उसे ज्यादा देखते रहे। आज भी वो उनकी मोहब्बत ख्वाहिश को ठुकरा कर चली गई थी। ये तो कितने ही दिनों से हो रहा था, मगर एहसान शाह ने उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। वो समझते थे शोमाइला ने उनकी बेटी के दिल में उसके बाप के लिए नफरत कूट कूट कर भर दी है। ना जाने इनको कितने बुरे भयानक किरदार में पेश किया गया होगा। ये मेरे पास रहेगी तो यकीनन मेरी मोहब्बत से उसकी सारी गलत फहमियाँ दूर हो जाएंगी। यही सोचकर उन्होंने बार बार उससे मुलाकात की, मगर वो थी कि टस से मस ना हुई। एक ही रट थी कि नहीं जाना तो नहीं जाना, और इसकी ये जिद शावेज को तेज दिला गई। उसे अपने चचा पर बेहद तरस आया। बेचारे बेटी से भिखारियों की तरह उसकी मोहब्बत और तवज्जो मांग रहे थे और वो बदतमीजी की इंतहा किए हुए थे। एहसान शाह वज़ीर आला पंजाब, जिनसे एक मुलाकात के लिए बड़े बड़े लोगों को कई दिन इंतजार करना पड़ता था, वो अपनी इकलौती बेटी के सामने बेबस थे। यहाँ वो अपना नाम, पैसा, रुतबा, मकाम सब कुछ भूले बैठे थे कि औलाद से बड़ी दुनिया में कोई चीज़ नहीं। वो अपना सब कुछ लौटाने के लिए तैयार थे, बेटी की हसूल के लिए। सारा इंतजाम हो गया है, आज किसी भी कीमत पर एक काम हो जाना चाहिए। शानदार से ड्राइंग रूम में सोफे पर टांग रखे बैठे शख्स ने कान से मोबाइल अपनी सख्त गतीली आवाज़ में बैठे दूसरी तरफ के बंदे से पूछा था, अगर किसी भी किस्म की कोई गलती हुई ना तो एक एक को कड़ी सजा मिलेगी। अब कौन गलती करके इस जल्लाद को जगाता जो सजा भी ऐसी देता था कि महीनों इंसान ना भूले। इस मोड़कार तेजी से कोर्ट की तरफ बढ़ रही थी। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि कोई भी हादसा हो सकता था, मगर अंदर बैठे इंसान को तो इस बात की परवाह ही नहीं थी। या वो इन सबकी आदत थी। आंखों पर ग्लासेस लगा फुल वॉल्यूम में चलता म्यूजिक एंजॉय कर रही थी। स्पोर्ट कार की आंखों में कब से एक ब्लैक कार थी। इस बात से अंदर बैठी शख्सियत अनजान थी। एक झटके से ब्रेक लगे, टायर की आवाज़ दूर दूर तक गूंजी थी। आज इसे कोर्ट से काफ़ी दूर गाड़ी पार करना पड़ी थी, लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि इतने दिन में आज ही क्यों इसे पार्किंग की जगह नहीं मिली। पार्किंग की जगह पर 4-5 गाड़ियाँ इस तरह खड़ी की गई थी कि दूसरी कोई गाड़ी ही नहीं आ सकती थी। ये सब पार्किंग रूल के खिलाफ था, मगर लड़की ने इस पर तवज्जो दी नहीं थी। इसे लगा ये सब भी पाकिस्तान में आम सी बात है, बस यही इसकी भूल थी। कितने ही लोग इस तरह मुतवज्जो हुए जब वो अपने गैर मामूली हुस्न के साथ कार से बाहर निकले। लाखों की ड्रेसिंग, बेड में लगे डायमंड, प्रिंटेड ब्लैक जीन्स और वाइट शर्ट पहने, अंदर किए ऊंची हील का जूता पहने, गोल्डन सुनहरी के तार जैसी स्टेप में कटे कंधे से तोड़े नीचे तक आते बाल, जिनमें सामने से पेसरों का तो टक टक करती आगे बढ़ी। वो सबको नजरअंदाज करती इस मास के साथ मगरूचा चलती, खुद की तरफ देखकर लोगों को नजरअंदाज करती आगे बढ़ी थी। आसपास के लोग महसूस होकर इसका इतना मुकम्मल हुस्न देख रहे थे। सबकी नजरें उसके लिए मामूल की बात थी। वो बचपन से ही लोगों की तवज्जो का मरकज रही थी और वो खुद भी बेपनाह खूबसूरती से अपनी वाकिफ थी। मगर ये सब आज किसी के अंगारों पर जला रहा था। वो गुस्से में भरी खूंखार निगाहों से उसे सोलोये में गाड़ी से निकलते देखा था और लोगों की गलीज हवीज भरी नजरों ने तो जलते पर तेल का काम किया था। उसका बस चलता तो इस पूरे इलाके को आग लगा देता, मगर अभी इसे कुछ और करना था। हानिया पार्किंग से 10 कदम ही चली होगी जब अचानक 15-20 वकील खवातीन काले कोट पहने उसके करीब आई और उसके इर्द गिर्द खड़े होकर जाने का रास्ता रोकने के साथ ही उसे हिलने के काबिल भी नहीं छोड़ा था। ऐसा लग रहा था कि इन्हें जाने की जगह नहीं मिल रही एक साथ आने की वजह से, मगर हकीकत तो कुछ और ही थी।
व्हाट द हेल इज दिस, कोई और जगह नहीं मिली स्टूपिड गर्ल और नॉनसेंस। वो झुंझुला इतने लोगों को खुद के करीब देखा, इसका उसे इन्हें धक्का देखना इन्हें इरिटेट कर रहा था। इस वक्त इसे हजूम में एक पुरस्कार सा शख्स, ये ब्लैक पैंट ब्लैक शर्ट ब्लैक ही हुडी में ब्लैक मास्क शामिल हुआ और एक ही सेकंड में उसके मुंह पर रुमाल रखकर उसे अपनी तरफ खींचकर पास करी गाड़ी में से लेकर गायब हुआ था। इसने खुद को ही औलादी गिरे से छुड़ाने की कोशिश की, मगर मुंह पर रखे रुमाल ने उसे चंद सेकंड में बेहोश कर दिया था। गाड़ी में बैठे मास्क मिनिस्टर ने अपना मास्क और गाड़ी फुल स्पीड से जगह से निकालकर हवा से बातें करने लगी थी। उसका रुख अपने गांव की तरफ था, जैसा इतनी तेजी से हुआ कि बाहर लगे कैमरों में भी कुछ नजर ना आ सकता। इतनी भीड़ में कुछ लोगों के लिए आना किसी की भी नजर में ना आ सका। हानिया आराम से सीट पर बेहोश पड़ी थी। शाम तक हवेली पहुंचने के बाद वो आराम से बैठा अपने चचा को अपने कारनामे की इत्तला दे रहा था। वो जानता था ये बात इन्हें गुस्सा दिलाएगी, मगर फिर भी वो तो था ही शायद आलम, जिद्दी खुद सर अपनी मर्जी करने वाला, सामने वाले को बेबस करके इसे सुकून हासिल करने वाला जिस पर इसे जिद हो जाए। दूसरी तरफ एहसान शाह तो चीख ही उठे थे, वाट क्या कह रहे हो, होश में तो हो शाहू। वो इसे प्यार से शाहू बुलाते थे। अगली पेजी पर इसे चाचा को जिन्हें वो बाबा जान कहता था कि बचपन में तो इसके खुद के बाबा का तो इंतकाल ही हो गया था। अपने प्लान के मुताबिक कोर्ट नहीं जाने देता। एहसान शाह की एक ज़रूरी मीटिंग भी थी, मुलाकात तो बहरहाल करना ज़रूरी थी। सो उन्होंने कुछ सोचकर शाहवेज, जो इनका लाडला भतीजा कम बेटा ज़्यादा था, जिस पर वो बेहद एतमाद करते थे, उसे भेज दिया था। इस वक्त इन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो खतरनाक मनसूबा बनाए हुए। पता तो इस वक्त चला जब शाहवेज ने हवेली से इतला दी कि वो और हानिया गाँव पहुँच चुके। एहसान शाह इतनी बड़ी बात सुनकर दक नहीं गए। हानिया को किडनैप करके लाया था वो। शाहवेज इसकी जुर्रत पर परेशान थे, वो कुछ देर तो बोल ही नहीं सके थे। वो तो आज तक इसे बच्चा ही समझते रहे थे, इसे उन्होंने अपने हाथों से पाला था, लेकिन वो तो इनसे 10 कदम आगे निकला था। बेटी के दूर होने के बाद एक शाहवेज का ही वजूद तो था जिसने बाप की तड़पती हुई मोहब्बत को थोड़ा सुकून दिया था, और वो जिंदा भी इसी वजह से थे। वरना भाई की अचानक मौत, फिर बेटी का गायब हो जाना, जो इनकी बीबी शुमाइला ने किया था सिर्फ अपनी हार का बदला लेने के लिए था, जिसके बाद माँ बाप का दुनिया से जाना, इतने सदमों को झेलने के बाद वो पूरी तरह टूट चुके थे। मगर शाहवेज की वजह से इन्हें खुद को संभालना पड़ा था। इनके खानदान का अकलौता वारिस, इनके प्यारे भाई की आखिरी निशानी। शाहवेज खुद भी हानिया के जाने के बाद खामोश और जरूरत से ज़्यादा संजीदा हो गया था। अपनी मामूली सी चीज़ के लिए जज्बाती और जुनूनी हो जाता। अगर इसके मिजाज के खिलाफ कोई गलती से भी कुछ कर देता, फिर इसको माफ़ नहीं करता था। एहसान शाह और आंसिया शाह, शाहवेज की माँ भी परेशान थी। बड़े होने के साथ साथ इसके जुनून और गुस्से में इजाफा हुआ जा रहा था। बचपन की महरूमी ने इसके अंदर ये एहसास पैदा कर दिए थे। वो जुनूनी हो गया था। जिस बच्चे को सबकी मोहब्बत मिली हो, जो इन सबका आदि भी हो, एक साथ सबका छोड़ जाना, चचा का रातों को जागना, चच्ची को धोखा, इस सब ने इसके दिल में औरत पर से एतबार भी उठा दिया था। लेकिन इस सबके बाद भी हानिया के लिए इसकी मोहब्बत में कमी नहीं आई थी। शाहवेज के लिए वो मासूम थी, उसकी डॉल थी। उसकी नज़र में जो भी किया शुमाइला बेगम ने किया था। मगर अब इसकी सोच बदल गई थी। जब से इसने हानिया को देखा था, कितना खुश था वो। सोचा था अपनी बचपन की उसकी याद में एक तड़प, और कब कब उसने इसे याद क्या बताएगा। मगर जब वो सामने उसे देख के भी नज़रअंदाज करे, और वो पागल दीवाना था इतने सालों की, उसकी आंखों में भूलता जा रहा था। फिर दूसरी मुलाकात में उसकी आंखों में हकारत और नफरत देखकर उसका दिल करची करची हुआ। अपनी मोहब्बत की आंखों में नफरत देखना इतना आसान नहीं था जिसका बरसों इंतजार किया जाए। वो आपको अपने काबिल ही नहीं समझता। पूरे दिन शाहवेज अपना बहन समझकर जुटलाता रहा था। मगर फिर इसी दिन रात को हानिया की कॉल आई, जिसमें से शदीद नफरत में बुझे तीर एक के बाद एक शाहवेज शाह के दिल में उतारे थे। फिर इस पर भी उसे बस नहीं किया। उसने कहा कि वो उसे तलाक दे दे। वो अपने मामू के बेटे से मोहब्बत करती है, उसी से शादी करेगी। शाहवेज की बर्दाश्त बस इतनी थी। उसने जोर से मोबाइल दीवार पर मारा। बेशक दूसरा था, लहू रंग चेहरा लिए अपने कमरों के बीच खड़ा हुआ था। उसे कमरे की हर चीज़ खुद पर हंसती हुई नजर आ रही थी। पूरा कमरा तजमस करने के बाद भी उसके अंदर जलती हुई आग को कोई फर्क नहीं पड़ा था। बाथरूम में घुस गया, शदीद सर्दी में शावर के नीचे खड़ा हो गया। ठंडा पानी जैसे सर पर पड़ा तो इसे कुछ होश आया, वरना तो लग रहा था कि उसकी दिमाग की कोई नस पड़ जाएगी। मोहब्बत की पट्टी आंखों से उतरी तो एक एक करके उसकी बातें याद आने लगी थी। कैसे वो अपने बाप के साथ रवैया अख्तियार की थी, और शाहवेज के लिए नफरत और इकारत। आज के बाद वो पागल होने लगा था। उसके अंदर का जुनूनी शाहवेज जागने लगा था। बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने हानिया बेगम। तुमने मेरी बीवी होकर, मेरे निकाह में होकर किसी दूसरे के बारे में सोचने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। मैं शाहवेज आलम शाह अपनी मामूली सी चीज़ में भी शराकत बर्दाश्त नहीं करता। तुमने कैसे अपनी सोचों में किसी दूसरे को आने की इजाज़त दी। अब तुम्हें बताना ज़रूरी है कि तुम किसकी इमानत हो, और तुम पर तुमसे ज़्यादा हक किसका है। वो बिना शर्ट सिर्फ ट्राउज़र में शहर के नीचे खड़ा, दोनों हाथ सामने दीवार पर टिका, जिसकी एक एक नस उभरी हुई थी। लम्बा चौड़ा मुझे ठंडे एक पानी तो अजियत देता। लाल अंगारा आंखों में आने जगह समय उसे मुखातिब था। वो खुद से साथ ऐड कर रहा था। उसने हादिया
हानिया शाह वेद आलम शाह को सबक सिखाना है और इसी टाइम से उसने हानिया की 3 दिन बाद किडनैपिंग का प्लान बनाया और आज जो अपने इस मकसद में कामयाब रहा था। इस सब में जो इतने चाह था वो कर गुजरा था बिना किसी नुकसान के सोचे समझे। दूसरी तरफ एहसान शाह की आवाज़ पर वो अपनी सोचों से बाहर आया था। मैं क्या कह रहा हूँ शाह? दूसरी तरफ उसके खामोश हो जाने पर वो झुंझलाए थे। तभी तेज आवाज में उसे पुकारा था। इनके गुस्सा करने पर वो बड़े आराम से बोला, बाबा ये काम यूं ही मुमकिन था। आप सारी उम्र भी इस लड़की को समझाते रहेंगे तो वो नहीं समझेगी। शुमाइला आंटी से चालों का इन पर ही उलटने के लिए ज़रूरी था कि वो हमारे पास रहे, इसलिए मैं इसे ले आया हूँ ज़बरदस्ती आपकी इजाज़त के बगैर, क्योंकि मुझे पता था आप कभी भी इजाज़त नहीं देंगे। मगर आप मुझ पर एतमाद करें, मैं इन सबसे निपटना अच्छी तरह जानता हूँ। और बाबा शायद आप ये भूल रहे हैं कि मेरा उसके साथ क्या रिश्ता है। आज नहीं तो कल उसे मेरे पास ही आना था तो यूं ही सही। अब की बार उसके लहजे में थोड़ी नाराज़गी भी आई थी। आखिरी बात उसके मिजाज के खिलाफ हो रही थी। वो तो था ही खुद में मिस्टर परफेक्ट। ओहो शावेद, ये तुमने क्या कर दिया? ये सब ऐसे नहीं होना था। हानिया तुम्हारी मनुका इसे तुमसे कोई दूर नहीं कर सकता था। तो ये जल्दबाजी क्यों की तुमने? मेरे लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी। शुमाइला तो ज़मीन आसमान एक कर देगी मेरे खिलाफ और ज़्यादा मसाइल खड़े करेगी। ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया तुमने। वो खफगी से कोई सब बात बोल भी ना सके कि दूसरी तरफ से जान से अजीज भतीजे का नाराज़ होना वो महसूस भी कर चुके थे। सॉरी बाबा, मैंने आपको दुखी और परेशान नहीं देख सकता था। वो कौन सा कम था, अपने बाबा पर जान देता था। इनका बेबस होना महसूस करके वो थोड़ा नरम पड़ा, मगर खुद को गलत अब भी नहीं माना था उसने। हाँ, अब तो तुमने मुझे बहुत आराम से पहुँचाया। मैं जिस पहुँच पर हूँ तुम सोच भी नहीं सकते हो मेरे लिए कितना बड़ा अजाब बन जाएगा। तुम ऐसा करो, इसे फ़ौरन वापस छोड़ कर आओ, अभी और इसी वक्त। वो इनकी बात में बीच में काट कर बोला, बहुत गुजर गया है बाबा, अब वापसी की बात छोड़ दें। आप पर बात नहीं आएगी, आप बिल्कुल परेशान हो, बस खामोशी से आप अपने काम करते जाएं, यहाँ मैं सब संभाल लूँगा। इनके फरिश्तों को भी खबर नहीं होगी। हाँ नहीं है शावेद शाह की। आखिर में उनका अंदाज कुछ जताता हुआ था। बार बार हानि को छोड़ने के बाद उसे तेज दिला रही थी। कोई दूसरा अगर ये बात करता तो अब तक वो उसका मुंह तोड़ देता, मगर एहसान शाह की बात बर्दाश्त कर रहा था। वो तो उसके सब कुछ थे और बात होती तो कभी भी इनसे बहस तो क्या दूसरा सवाल नहीं करता। मगर यहाँ बात इसकी इज्जत और गैरत की आ गई थी, जो इनकी बेटी दाव पर लगाने वाली थी। इस पर तलाक का केस दायर करके ये बात एहसान शाह को बता नहीं सकता था। वो क्यों बच्चों जैसी बातें करते हो? ये कोई मजाक है? मेरी पोजीशन को समझ नहीं रहे हो, तुमने बहुत बुरा किया है। वो अब तक गुस्से में थे। हानिया का सोच कर इनका बीपी हाई होने लगा था। अब तो वो इनकी नज़रों में और भी बुरे बन गए होंगे। जो होना था हो चुका, मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ, आप जानते हैं। आप फिक्र ना करें, अब आप आराम करें, इतना स्ट्रेस लेना अच्छा नहीं है आपके लिए। उसे कहते ही फ़ोन बंद कर दिया और एहसान शाह हेलो हेलो ही करते रह गए। अजीम शाह का ताल्लुक बहुत बड़े जमींदार घराने से था। उनकी शुगर मिल और लेदर गार्मेंट्स इंडस्ट्री थी, जो बाहर के मुल्कों को अपनी मसनूआत फरोख्त करती थी। सियासत में उनका बहुत बड़ा नाम था। अजीम शाह का शुमार मुल्क के अमीर तरीन लोगों में होता था। अजीम शाह की बीवी खदीजा बेगम थी, जो के दीनदार बेहद इबादत गुजार रहमदिल खातून थी। इनके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा आलम शाह, उनकी बीवी आसिया शाह, जो इनके मामू की बेटी थी। आलम शाह गांव के सरदार भी थे। अजीम शाह ने उनके बेटे की पैदाइश पर ही अपनी गद्दी नशीन आलम शाह को बना दी था, क्योंकि इनके खानदान की रिवायत थी कि बड़ा बेटा ही बाप का गद्दी नशीन होता है। आलम शाह और आसिया का सिर्फ एक ही 7 साल का बेटा था, जिसका नाम शावेद शाह था, जो सबका लाडला, गुस्से का तेज और एक जिद्दी बच्चा था। घर का पहला बच्चा होने की वजह से सबके लाड प्यार ने उसे बचपन में जिद्दी और गुस्से बना दिया था। उसके बाद वो एक रहमदिल और अपने लोगों से मोहब्बत करने वाला बच्चा था। उसका गुस्सा और उसे जब शुरू होती थी, जब तक उसकी बात ना मानी जाए या उसके मिजाज के खिलाफ बात हो। गांव का अगला सरदार शावेद शाह बनने वाला था। इस बात का फैसला आज़िम शाह ने पहले ही कर दिया था। एहसान शाह स्टडी कंप्लीट करने के बाद बाप के कहने पर सियासत में आ गए थे। तब ही एक पार्टी में उनकी मुलाकात शुमाइला बेगम से हुई, जो कि शायर के बिजनेसमैन की बेटी थी। उनके बाद एहसान शाह जितनी दौलत और शौहरत तो नहीं थी, मगर शुमाइला बेगम भी खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखती थी। 2-3 बार की मुलाकात में शुमाइला बेगम की खुद एतमाद ही और ने इनको पूरी तरह मुतासिर किया था। और इसके बाद एहसान शाह ने फ़ौरन शुमाइला अहमद को प्रपोज कर दिया। और शुमाइला बेगम को भला क्या एतराज़ हो सकता था? पढ़े लिखे लाखों की जायदाद के वारिस। उनका ख्याल था कि वो शहर की मॉडर्न और फैशनेबल खातून है, तो एहसान शाह को यकीनन उनसे दब कर रहेंगे। मगर इनकी गलतफहमी थी, जो कि शादी के बाद दूर हो गई। एहसान शाह पढ़ने लिखने के बावजूद भी अंदर से वही रवायती जागीरदार थे, अपने ख़ानदान और रिवायतों से मोहब्बत करने वाले इंसान थे। शादी के बाद उन्होंने शुमाइला को हर चीज़ दी, मगर वो आज़ादी जो चाहती थी वो नहीं दे सके। वो इन्हें भी अपनी मर्जी रवायतों के मुताबिक चलाना चाह, जिसके बारे में वो पहले ही शुमाइला बेगम को आगाह कर चुके थे। मगर वो शुमाइला को अपने उसूल पर बना ना सके। उसूल शाह को वो अपनी उंगलियों पर नचाएगी, जबकि शुमाइला को किसी पे पाबंदी में रहने की आदत नहीं थी। लेट नाइट पार्टी, क्लब, ये तो इन्हें छोड़ना पड़ा था। तो अब इन्हें महसूस हो रहा था कि एहसान शाह से शादी का फैसला इनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी।
शादी के 2 साल के अरसे में ही हानिया इनकी ज़िंदगी में आ गई। रोज़-रोज़ के लड़ाई झगड़े होने लगे। इन्हीं लड़ाई झगड़ों में हानिया पैदा हुई थी। 1 साल पहले बेटी की पैदाइश पर एहसान शाह को लगा अब तो वो ज़िद छोड़कर उनके साथ ही रहेंगी, उनके साथ हँसी-खुशी ज़िंदगी गुजारेंगी। मगर बेटी को देखकर वो और शेर हो गई। इनके हाथ एहसान शाह की कमज़ोरी लग गई थी। अब वो बेटी के ज़रिए इन्हें ब्लैकमेल करने लगी थी। जब इन सबों से भी एहसान शाह हाथ नहीं आए तो उन्होंने तलाक का मुतालबा कर दिया। यही सब हालात देखते हुए अज़ीम शाह ने फैसला किया कि 1 साल हानिया और 9 साल शहबेज का निकाह कर दिया जाए, जिससे शुमाइला बेगम को अनजान रखा गया था। शायद अज़ीम शाह को ये डर था कि हानिया इनसे दूर चली जाए और गिरे किसर वाली गुड़िया तो अभी ने जान से ज़्यादा प्यारी थी। सबसे ज़्यादा दिमाग तो इनका पोता जावेद था, जो इसके पैदाइश से ही इस पर अपना हाथ समझता था। हानिया इसके लिए बहुत कीमती खिलौना थी, जिसका वो बेहद ख्याल रखता था। जब भी इसके चचा जान हवेली आते, वो सारा दिन किसी भी को भी हानिया को आलाने नहीं देता था। इसके हर काम अपने हाथ से करता। इस वक्त इसकी जिद और गुस्सा रब ना जाने कहाँ जा सोता था। बल्कि ये कहना ठीक होगा कि शायद शाह की जान जिस चुड़िया में बंद थी वो हानिया शाह थी। हानिया इनके खानदान की पहली लड़की थी। इनकी 3 पीढ़ियों में सिर्फ लड़के ही लड़के थे, ना ही अज़ीम शाह की कोई बहन थी ना बेटी। इसलिए हानिया की अहमियत अब जावेद से ज़्यादा थी। अज़ीम शाह शायद मुस्तकबिल के खतरे को भाप गए थे, इसलिए इतना बड़ा फैसला कर गए। अभी वो सब ठीक तरह से खुश भी नहीं हो पाए थे जब निकाह के 2 दिन बाद ही उनके बड़े भाई आलम शाह का एक्सीडेंट हो गया। ऐसा जी शुमाइला की बात मानकर शहर में रहने का फैसला कर चुके थे, मगर अब भाई के बाद सारे खानदान की जिम्मेदारी इनके कंधों पर आ गई थी। माँ बाप, भाभी और जहाँ से प्यारे भतीजे को संभालना था। ऐसे वक्त में वो सब कुछ छोड़कर शुमाइला की बात मानकर शहर में नहीं रह सकते थे, मगर इनकी मजबूरियों को समझने की बजाय शुमाइला खुलकर सामने आई और इन पर तलाक का जोर देने लगी थी। वो हानिया की निकाह के बारे में जान गई थी, तो अब इनका एहसान शाह के साथ रहना नामुमकिन हो गया था। इस वक्त हानिया सिर्फ 1 साल की थी और एहसान शाह शुमाइला को तलाक देना नहीं चाहते थे, मगर शुमाइला ने कोर्ट से खुला का मुकदमा कर दिया और इनके नाम और इज्जत को खूब उछाला था। फिर खानदान की बदनामी से एहसान शाह ने मजबूरन इन्हें तलाक दे दी। एहसान शाह से अलहदगी के बाद शुमाइला आने को लेकर अपने भाई के पास कनीडा चली गई थी। एहसान शाह ने बहुत कोशिश की अपनी बेटी की कस्टडी लेने की, मगर इतनी छोटी बच्ची को माँ से दूर नहीं कर सकते थे। इसलिए कोर्ट ने शुमाइला बेगम के हक में फैसला सुना दिया और इतनी साल शुमाइला ने हानिया को सबसे छुपा कर रखा। 20 साल तक एहसान ने अपनी बेटी से मिलने की जंग लड़ी थी। फिर मजबूरन कोर्ट की तरफ से मुलाकात के नोटिस पर शुमाइला को पाकिस्तान आना ही पड़ गया था। अब की बार एहसान ने इनकी एक हरकत पर नजर रखी हुई थी। वो एक अहम सियासी शख्सियत थे, अपने ससुर रखते थे, अपनी बेटी को किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहते थे और इसे मिलना चाहते थे। मगर जब कोर्ट के जरिए से मुलाकात हुई तो इसने निहायत बेरुखी और अजीब से वो सब कह दिया। फिर भी उन्होंने दोबारा मुलाकात की, मगर इसकी आखिरी मुलाकात में वो दिल विराजता हो गए थे। मगर अपने रब पर इन्हें पूरा भरोसा था, वो इन्हें नाउम्मीद नहीं करेगा। इतने सालों की तड़प और दुआओं का सिला इन्हें ज़रूर मिलेगा। फिर इन्हें अचानक मीटिंग के लिए मुल्क से बाहर जाना पड़ा, तो मजबूर उन्होंने अपने भतीजे शावेद शाह को भेज दिया। मगर इन्हें क्या पता था कि वो हानिया को किडनैप करने का प्लान बनाए बैठा है। अब शुमाइला बेगम तो हार मानने वालों में से थी नहीं। उन्होंने ज़मीन आसमान एक कर दिए। पहला शक एहसान शाह पर ही किया, मगर इनके ऊंचे ओहदे और नाम की वजह से इन्हें कोई मुश्किल तो ना हुई और इनके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं था, क्योंकि वो गवर्नमेंट की एक अहम मीटिंग की वजह से मुल्क से ही बाहर थे और शावेद शाह को उन्होंने अभी तक देखा ना था। इसलिए इनका शक इस पर नहीं गया। शुमाइला की नज़र में सारे असर सुरूख था। इस सब के बावजूद भी शुमाइला को यकीन था कि हानिया की गुमशुदगी में एहसान शाह का ही हाथ है। इसी वजह से वो इनके घर पर आकर अपनी खूब बारात निकालने चली आई थी। तो मुझसे मेरी बेटी को छीन नहीं सकते एहसान शाह, वो मेरी बेटी है, मैं 20 साल से पाला है इसे। वो तुमसे नफरत करती, वो कभी भी तुम्हारे साथ नहीं रहेगी, ना तुम्हारे खानदान का कभी हिस्सा बनना पसंद करेगी, ना ही तुम्हारी मोहब्बत पर यकीन करेगी। जो तुम चाहते हो ना वो नामुमकिन है। वो जिस मामले में पली बड़ी हो कभी भी तुम लोगों के साथ रहना पसंद नहीं करेगी। अब क्या करोगे एहसान शाह? बेटी को वो आज़ादी दोगे जो तुम्हारे सरोवर खानदान की शान के खिलाफ है, या इससे भी हर ताल्लुक ख़त्म कर लोगे मेरी तरह? वो चिक चिक कर बोल रही थी। आखिर में इनका लहजा भी इस्तिज़ाया हो गया था। एहसान शाह ने तमुल से इनकी चीखों पुकार और तन सुने। ये वो औरत थी जिससे उन्होंने मोहब्बत की शादी की थी। इनको पाकर वो खुद को खुशकिस्मत इंसान समझते थे। आज वो सामने खड़ी उनसे नफरत और हक़ारत से मुखातिब थी। कभी कभी इंतहाई नफरत और इंतहाई मोहब्बत में भी बदल जाती है। एक दिन मेरी बेटी की सारी गलत फहमियाँ दूर हो जाएंगी, तब वो अपने बाप की मोहब्बत का भी यकीन कर लेगी। वो कहना तो और भी बहुत कुछ चाहते थे, मगर चुप रहे। वो मेरी भी बेटी है शुमाइला, मैंने इसके लिए 20 साल तड़पते हुए गुजारे। और रही बात इसकी किडनैपिंग की, तो मेरे लिए पहले दिन से कोई मुश्किल काम नहीं था। उन्होंने तहम्मुल से अपनी बात समझाने की से कोशिश की, मगर कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। वो कल भी खुद को गलत होकर सही समझ रही थी, आज भी वो वैसी की वैसी थी। देख लेना एहसान शाह, अगर मेरी बेटी को कुछ भी होना तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूँगी। वो बाकायदा धमकियों पर उतर आई थी। तुमने जो आज तक किया है मेरे साथ वो बुरा ही किया है, मैं इन्हें भी भूल नहीं पाया हूँ। अब भी किसी अच्छे की तो उम्मीद नहीं है मुझे तुमसे। एहसान शाह के अंदाज ने तो इन्हें जलाकर बुसम कर दिया। वो धमकियाँ देती वहाँ से बाहर निकल गई थी।
और अब वो सोच में डूबे थे, वो जानते थे इन पर और इनकी पोजीशन पर किसी किस्म का कोई नुकसान तो इन्हें नहीं पहुंच सकता था मन वगैरह। और अब भी जावेद के लिए इतने बड़े कदम पर फिक्रमंद थे जो इनके इल्म में लाए बगैर इतना सब कुछ कर गया। तो वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि जावेद शाह पर कोई भी आँच आए। एहसान शाह अपनी बेटी से मिलने के लिए तड़प रहे थे। वो जानते थे कि इनकी बेटी इस हादसे के बाद नफरत में और ज़्यादा इजाफा हो गया होगा, वही नहीं गलत समझ बैठी होगी। और रोहित बेबसो मजबूर थे, अपनी पोजीशन भी अपनी बेटी के आगे क्लियर नहीं कर सकते थे। इतना अच्छी तरह जानते थे कि शुमाया ने इन पर नज़र कड़ी रखी हुई है, या शायद गांव तक भी सारी इंफॉर्मेशन ले चुकी होगी। तो कुछ दिनों तक इनका गांव जाना खतरे से खाली नहीं होगा। जावेद शाह से वो नाराज थे, इसलिए नहीं कि वो हानिया को लेकर आ, बल्कि इसलिए नाराज थे क्योंकि उन्होंने इससे अपने इरादों की भगदड़ नहीं पड़ने दी थी, अपनी हर बात छुपाई थी। अब की बार दोबारा कोई ऐसी गलती ना करे, इसलिए वो उससे बात करना बंद की थी ताकि दोबारा वो इनके इल्म में लाए बगैर कोई ऐसा कदम ना उठाए। हानिया के बारे में वो सारी मालूमात मुलाजमों से ले रहे थे। अब तक तो सभी अच्छा बता रहे थे, अब जावेद ने इन्हें ये सब बताने का कहा था या ये सब सच था ऐसा नहीं जानते थे। दूसरी तरफ हवेली में जावेद के ही हुक्म पर हानिया के बारे में हसन शाह को झूठ बोला जा रहा था। वो सिर्फ बहुत ही ख़ास और वफादार मुलाजमों को ही हानिया की हवेली की मौजूदगी की खबर थी। जावेद ने तमाम मुलाजमों को सख्ती से हिदायत की थी कि किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, ना ही हवेली से बाहर निकले। और यही वजह थी कि शुमाइला बेगम को अब तक हानिया का हवेली में होने का पता नहीं चला था। और जावेद शाह का गुस्सा तो पूरे गांव में मशहूर था। मुलाजिम इसके इकदार से ही काम जाते थे। जितना नरम दिल और इंसाफ पसंद था, गुस्से का इतना ही तेज था। वो जानते थे कि अगर मुंहतोली हुई तो सज़ा भी बहुत कड़ी मिलेगी। अपने असूल और रवायत के लिए वो बहुत सख्त था। गुस्से में वो भूल जाता था कि सामने कौन है और अपने दूसरे जुनूनी रूप में आ जाता था, जो खुद को भी गलत नहीं मानता था। ये वो जावेद शाह था जिसने अपने बाप और दादा से मिली हुई सरदारी के बाद तमाम असूल खुद बनाए थे। किसानों को इनके हक से ज़्यादा ज़मीन दी, पूरे गांव में राशन तकसीम किया, इनके बच्चों की तालीम सारी जावेद शाह की थी। इस वक्त जावेद शाह आलम एक रहमदिल सरदार बन जाता था जिसमें अपने खुदा का डर और मखलूक से मोहब्बत की वजह से जावेद शाह गुस्से से खौफ होने के बाद भी गाँव वालों के दिलों पर राज करता था। वो इन सबका शहजादा था, सारे लोग जानते थे इस पर। वो अपने सरदार से खौफजदा होने के बावजूद भी बेहद मोहब्बत करते थे, मगर कौन जानता था ये रहमदिल शहजादा किसी के लिए जल्लाद भी होने वाला था। गांव के सरदार का एक दूसरा रूप भी था। बचपन के हाथ से और मेरे ने जावेद शाह में अपनी हर चीज़ के लिए जुनून भर दिया था। अच्छा बनता था वो भी इंतहा कर देता था, और बुरा बनने पर आता था तो भी इंतहा कर देता था। जावेद के दिल में ये खौफ बैठ गया था कि वो जिससे भी मोहब्बत करता है वो उससे दूर चला जाता है, इसलिए अब अपनी छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी वो जज्बाती हो जाता था। इंसान जो और आसिफ समझते थे कि उसके साथ ही वो सही हो जाएगा, मगर बना होने के बाद भी उसके जुनून और दहशत में तो इजाफा ही होता जा रहा था। 2 दिन हो चुके थे इसे यहाँ कैद हुए, और इन दोनों में इसे भूख हड़ताल, चिल्लाना, तोड़फोड़, धमकियाँ करके सब देख लिया था, मगर इस जल्लाद पर इसका तो कोई असर ही नहीं हो रहा था। अब वो यहाँ से भागने के रास्ते ढूंढ रही थी और मौके की तलाश में थी। अब वो अपने कमरे के बालकनी में पुरसोच अंदाज में इर्द गिर्द का जायजा ले रही थी। इसका दिमाग भी तेजी से काम कर रहा था। सामने वाले रास्ते पर रोड तक जाने वाली सड़क खासी लंबी थी और रास्ते पर पकड़े जाने का खतरा भी ज़्यादा था। कोई ना कोई मुलाजिम या मुलाजमा आते जाते हुए देख सकते थे, और मेन गेट के बाएं पहरेदार भी मौजूद थे। मेन गेट की दीवारें हवेली की इस कदर ऊंची होती थी कि इन पर चढ़ना दूर तक उन्हें नामुमकिन था। तो बहुत दिन की सोच विचार और प्लानिंग के बाद उसने पिछली तरवारा रास्ता फरार करने के लिए चुना था। बेग साइड लॉन था, मुख्तलिफ किस्म के फूल और दरख्त लगे थे और घने सायेदार थे। इन लॉन के चारों तरफ ऊंची दीवार थी, आसानी से ना थे, थोड़ी मुश्किल से थी किसी चीज़ का सहारा लेकर दीवार के सारे चढ़कर दूसरी तरफ कूद सकती थी। हानि ने इतने दिनों की रिसर्च किया और बगौर जायदा के बाद एक चीज़ तलाश की थी जिस पर वो यहाँ से जान छुड़ा सके। एक घना था जो के दीवार से कुछ दूर था, वो अब आसानी इधर ही चढ़कर दूसरी तरफ उतर सकती थी। कोई भी फुर्तीला इंसान जी कम चंद सेकंड में कर सकता था, और अन्य शकीन ये सब कोई मुश्किल बात नहीं थी। सेल्फ डिफेंस और राइटिंग ये सब इसे सिखाया गया था। जिस मुल्क से आई थी ये सब मामूली बातें थी इस लड़की के लिए। इससे अपनी कॉलेज लाइफ में बड़े बड़े टास्क अचीव किए थे, तो ये क्या मुश्किल था इसके लिए। बस इधर मनूस हवेली से निकल जाए एक बार। वो इसी राह से निकलने का प्रोग्राम बना चुकी थी। इस हवेली और मुल्क से फरार तो कोई आसानी से मुमकिन नहीं था। हर तरह से मिन्नत समाजत गालियाँ को से धमकियाँ देकर भी देख लीजिए, मगर जिसे अगवा करके लाया था वो इसे इतने आसानी से तो वापस नहीं जोड़ेगा। अब इसे खुद को कुछ करना था कि यहाँ से निकलना था, मम्मा के पास पहुँचना था। वो अपने कमरे की बालकनी में खड़ी पुरसोच अंदाज में प्लानिंग कर रही थी। सुबह बजे से कुछ देर पहले सब लोग बेखबर नहीं के मजे लूट रहे थे। वो खामोशी से कमरे से बाहर निकल आई। जावेद शाह की तो फरीदा को भी खबर नहीं हो सकेगी। जब तक वो सोकर उठेगा वो यहाँ से बहुत दूर निकल जाएगी। हानि ने हमेशा 10-11 बजे हवेली में से नाश्ता करते देखा था, और इसके अंदाजे के मुताबिक वो लेट उठने का आदमी था, और इसी बात का फ़ायदा उठाकर उसने इस अपनी सुबह सवेरे उठने पर प्लान बनाया था। वो सबसे छुपते छुपाते एहतियात के साथ पिछले साइड लाइन में उसने दर्द के पास जाकर जायजा लिया। कोई जानवर तो नहीं, इधर उधर भी एहतियात करके देख लिया। फिर खुद को रिलैक्स करने के बाद आराम से हाथों पैरों के जरिए
पैर पर किसी बिल्ली की तरह चढ़ गई और दीवार पर उतरकर दूसरी तरफ कूद गई। अपनी कामयाबी पर अमानत और खुशी की तवील सांस उसके मुंह से निकली। दूर से कई फजर की आवाज़ें भी आना शुरू हो गई थी। ओह नो, बड़ा हाया हाकिम, तुम यहाँ से निकल नहीं सकोगी मेरी इजाज़त के बगैर। चलो भी पढ़नी मार सकती यहाँ, अब तुम बाहर निकलने का ख्वाब भूल जाओ। उसने शावेद की नकल उतारी, उसका करक ले जाओ और आईने की याद आ गई। इतने दिन उसे सख्ती से पेश आता था, कमीना कहीं का। अब देखना शावेद शाह, याद रखोगे किससे पाला पड़ा था। उसने खड़े होकर हाथ झाड़ते हवेली पर हिफाजतना नजर डालते हुए मकीन को चैलेंज किया। खेतों के दरमियान चलने का रास्ता बनाया गया था। एहतराम में कहते हुए सीधी भागती चली गई। ये भाग, अच्छा ये बात इसके लिए बहुत सवेरे का वक्त था, मगर गाँव वालों की सुबह तो अज़ानों के साथ ही हो जाती थी। एक दो नमाजी मस्जिदों की तरफ जा रहे थे। वो छुपने की भरपूर कोशिश करते, जब भी किसी शख्स को देखती पंक्ति से उतरकर खेत में छुप जाती और फिर कुछ देर बाद सफ़र दोबारा शुरू कर देती। ऊंचा कच्चा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता था, इसके पाँव में मोच आ गई थी। इसे कब आदत थी इन सफ़र रास्तों पर चलने की। वो तो ज़मीन पर भी बहुत कम पैर रखती थी, हर वक्त कीमती गाड़ियों में ही सफ़र करती थी, मगर अब तकलीफ के बावजूद सफ़र जारी रखा था। ये तकलीफें इस जानलेवा जितना कैद से कम खौफनाक थी जो शाहिद शाह ने उसे मम्मा से जुदा करके कैदी बना कर दी थी। वो आधार पंची थी, अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारने वाली, कभी ना किसी की सुनने वाली, किसी की मर्जी पर चली थी। इन दिनों में इस सरनी से इतना बेबस कर दिया था कि कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था उसने। आने ने अपनी रफ्तार मजीद तेज कर दी। खेतों के बाद खाली मैदान शुरू हो चुका था, उसके बाद पक्की सड़क थी जो स्टेशन तक जाती थी। खुशी के मारे उसकी गिरे काट जैसी आंखों में रोशनी सी भर गई थी। उसे लग रहा था उसको खोया खजाना मिल गया। कुछ दूरी पर उसकी मंजिल थी, फिर वो आजाद। चलते चलते हानिया एकदम सामने से आ न बढ़ पड़ी तो मारे हैरत